हेलो बच्चों, आज हम क्लास 10th की पॉलिटी बुक का चैप्टर 3 करेंगे, जिसका नाम है डेमोक्रेसी एंड डाइवर्सिटी। तो डेमोक्रेसी को हम बोल सकते हैं प्रजातंत्र और लोकतंत्र, यानी कि लोगों के द्वारा चुनी हुई सरकार। ठीक है, क्योंकि इसमें सरकार चुनी जाती है, जितने भी वोटर्स होते हैं एलिजिबल वो वोटिंग करते हैं और फिर अपनी गवर्नमेंट को जो है इलेक्ट करते हैं। उसके बाद डाइवर्सिटी की बात करते हैं। तो डाइवर्सिटी होती है विविधता, यानी कि इंडिया को अगर हम देखें तो इंडिया में कितनी सारी विविधता पाई जाती है, डाइवर्सिटी पाई जाती है, चाहे वो लैंग्वेज से रिलेटेड हो, चाहे वो रिलीजन से हो, चाहे वो कास्ट से हो, चाहे वो कल्चर से हो। ठीक है, तो इतनी सारी डाइवर्सिटी इंडिया में पाई जाती है। और इस लेसन में हम बेसिकली देखेंगे कि डेमोक्रेसी और डाइवर्सिटी का क्या रिलेशन है, इसके बारे में हम जानेंगे। तो ओवरव्यू से स्टार्ट करते हैं। इन द लास्ट चैप्टर, पिछले चैप्टर में वी सो, हमने देखा हाउ पावर कैन बी डिस्ट्रीब्यूटेड टू अकोमोडेट लिंग्विस्टिक एंड रीजनल डाइवर्सिटीज़। तो पिछले चैप्टर में देखा कि कैसे जो पावर है यानी कि शक्ति है, उसका बंटवारा इस तरीके से किया जाता है जिससे कि जितनी भी लिंग्विस्टिक यानी कि भाषाई आधार पे और रीजनल क्षेत्रीय आधार पे जो भिन्नताएं हैं उनको भी समायोजित कर सकें, यानी कि उनको भी साथ लेकर के चल सकें, उनको भी बराबर पावर दी जा सके। ठीक है, बट लैंग्वेज एंड रीजन आर नॉट द ओनली फीचर्स दैट गिव ए डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी टू पीपल। पर सिर्फ लैंग्वेज से रिलेटेड या रीजन से रिलेटेड ही डाइवर्सिटीज़ नहीं है। ठीक है, और भी बहुत सारी डाइवर्सिटीज़ हैं। Sometimes people also identify themselves and relate with others on the basis of their physical appearance। तो कई बार लोग अपने आप को जो है सिर्फ रीजनल और लैंग्वेज के बेस पे ही आइडेंटिफाई नहीं करते, बल्कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास यानी कि वर्ग, भाई अब फिजिकल अपीयरेंस देख लेते हैं, जैसे कि हम हरियाणा से हैं या नॉर्थ इंडियंस हैं तो हमारा फिजिकल अपीयरेंस अलग है। आप नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स में जाएंगे तो वहाँ पे लोगों का फिजिकल अपीयरेंस यानी कि जो शरीर की थोड़ी बनावट है वो थोड़ी सी अलग हो जाती है। ठीक है, अगर और कहीं जाएंगे, साउथ में जाएंगे तो वहाँ पे थोड़ा सा जो बनावट है वो थोड़ी सी अलग पाई जाती है। तो यानी कि फिजिकल अपीयरेंस के बेस पे भी हम अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं। क्लास के बेस पे करते हैं, जैसे कि पोवर जो लोअर क्लास होती है यानी कि पुअर क्लास गरीब लोग होते हैं, रिचर क्लास होती है वो अमीर वर्ग होता है। ठीक है, मिडिल क्लास होती है वो मध्यम वर्ग होता है। क्लास के बेस पे भी करते हैं। फिर रिलीजन के बेस पे करते हैं, यानी कि धर्म के आधार पे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, ठीक है, बौद्ध, जैन, इसके आधार पे भी लोग अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, रिलेट करते हैं। जेंडर मेल फीमेल के आधार पे, कास्ट यानी कि जो जाति हैं, ठीक है, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र एक्सेट्रा, इसके आधार पे भी आइडेंटिफाई करते हैं। ट्राइब यानी कि जनजाति, भील हैं, गोंड हैं, मीणा हैं, इसके आधार पे भी जो है लोग अपने आप को रिलेट करते हैं, आइडेंटिफाई करते हैं। तो खाली रीजनल और लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटीज़ या इसी के बेसिस पे लोग अपने आप को आइडेंटिफाई नहीं करते, और भी बहुत सारे फैक्टर्स हैं, फिजिकल अपीयरेंस, क्लास, रिलीजन, जेंडर, कास्ट, ये सब इनके बेस पे। इन दिस चैप्टर, इस लेसन में वी स्टडी हाउ डेमोक्रेसी रिस्पॉन्ड टू सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स एंड इनइक्वलिटीज़। हम इस चैप्टर में देखेंगे कि जो प्रजातंत्र है या लोकतंत्र है वो कैसे इन सभी चीज़ों को, यानी कि जो ये सामाजिक मतभेद हैं, ठीक है, और जो इनइक्वलिटीज़ हैं या डिविजन्स हैं, असमानताएं हैं, इनको कैसे जो है टैकल करता है, कैसे बिहेव करता है, कैसे सभी को साथ लेकर के चलता है, डेमोक्रेसी कैसे चलती है, कैसे रिस्पॉन्ड करती है, कैसे बिहेव करती है डेमोक्रेसी इनके साथ। ठीक है, जो सोशल डिफरेंसेस, डिविजन्स और इनइक्वलिटीज़ हैं। वी बिगिन विद एन एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक एक्सप्रेशन ऑफ सोशल डिवीज़न। ये लेसन जो स्टार्ट होगा वो एक ऐसे उदाहरण से स्टार्ट होगा जो कि दर्शाता है सोशल डिवीज़न को। ठीक है, सामाजिक जो भिन्नताएं हैं उसको दर्शाता है। ऐसे एग्जाम्पल से जो है स्टार्ट होगा। वी दैन ड्रॉ सम जनरल लेसन अबाउट हाउ सोशल डिफरेंसेस कैन टेक वेरियस फॉर्म्स। उसके बाद हम ये देखेंगे कि कैसे जो सामाजिक भिन्नताएं हैं उनके अलग अलग रूपों के बारे में पढ़ेंगे, फॉर्म्स के बारे में पढ़ेंगे। We then turn on how democratic politics affect and is affected by these social activities। उसके बाद हम देखेंगे कि जो डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स है यानी कि जो लोकतांत्रिक राजनीति है वो कैसे प्रभावित होती है सोशल डाइवर्सिटीज़ से, और उसके बाद सोशल डाइवर्सिटीज़ से कैसे डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है वो अफेक्ट होती है, प्रभावित होती है। ठीक है, यानी कि दोनों आपस में एक दूसरे को इन्फ्लुएंस या अफेक्ट करते हैं, ये हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं
सिविल राइट्स मूवमेंट, ये डिफ़िकल्ट टर्म्स हैं कुछ, इसके बारे में थोड़ा सा देखना सही रहेगा। तो सब सिविल राइट्स मूवमेंट यूएसए में 1954 से 1968, ये जो नागरिक अधिकार आंदोलन था यूएसए में वहाँ पे शुरू हुआ था और इसका जो पीरियड है वो 1954 से 1968 है। रिफर्स टू ए सेट ऑफ इवेंट्स एंड रिफॉर्म मूवमेंट्स एम्ड एट अबॉलिशिंग लीगल एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट अफ्रीकन अमेरिकन्स। तो ये जो आंदोलन था या ये जो सुधार आंदोलन था, इसका मेन जो एम था यानी कि लक्ष्य या मकसद था वो ये था एबोलिशिंग यानी कि ख़त्म करना, लीगल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन यानी कि जो कानूनी तौर पे और जो जातीय या नस्लियत तौर पे जो भेदभाव होता था, डिस्क्रिमिनेशन होता था किनके अगेंस्ट में, अफ्रीकन अमेरिकन्स के अगेंस्ट में, उसको ख़त्म करना था इस मूवमेंट का मकसद। लेड बाय मार्टिन लूथर किंग जूनियर, दिस मूवमेंट प्रैक्टिस नॉन वायलेंट methods of civil disobedience against racially discriminatory laws and practices। तो इसके जो लीडर थे वो थे मार्टिन लूथर किंग जूनियर, ठीक है। और ये जो मूवमेंट का मेन जो बेसिस था वो था नॉन वायलेंट मेथड, यानी कि ऐसे तरीक़ों से जो है इस डिस्क्रिमिनेशन को ख़त्म करना था जो अहिंसक थे, यानी कि हिंसा का कोई रोल नहीं था इस मूवमेंट में, ठीक है। और अहिंसा का इस्तेमाल करते हुए जितने भी डिस्क्रिमिनेटरी जो कानून थे और जो प्रैक्टिसेस प्रथाएं थी उनको ख़त्म करना था। अब अगला है अफ्रीकन अमेरिकन, ठीक है। एफ्रो अमेरिकन या फिर ब्लैक अमेरिकन या फिर ब्लैक, कोई भी आप कह सकते हैं, कोई भी टर्म आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। आर द टर्म्स यूज टू रिफर मेनली टू द descendants of Africans who were brought into America as slaves between the 17th century and the early 19th century। तो ये जितने भी एफ्रो अमेरिकन या फिर ब्लैक अमेरिकन या फिर ब्लैक जो भी आप कहें, ये मेनली उन लोगों को कहा जाता था या कहा जाता है जो कि 17th सेंचुरी से अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में अफ्रीका से और अमेरिका में लाए गए थे, क्या, ठीक है, गुलाम बना करके, ठीक है, काम करवाने के लिए अफ्रीका से अमेरिका में गुलाम बना करके लाए गए थे 17th सेंचुरी और अर्ली 19th सेंचुरी के बीच में। अब उन्हीं के जो वंशज हैं उनको अफ्रीकन अमेरिकन या फिर ब्लैक अमेरिकन या ब्लैक कहा जाता है। द ब्लैक पावर मूवमेंट इमर्ज्ड इन 1966 एंड लास्टेड टिल 1975 विच वाज ए मोर मिलिटेंट एंटी रेसिस्ट मूवमेंट। अब ये जो ब्लैक पावर मूवमेंट था इसकी शुरुआत हुई 1966 में और ये चला 1975 में, और ये थोड़ा और उग्र आंदोलन था, ठीक है। इसका मकसद भी एंटी रेसिस्ट था, यानी कि जो नस्लीय भेदभाव हो रहा है अफ्रीकन अमेरिकन्स के साथ यूएसए में उसको ख़त्म करना। पर ये जो थे, ये जो एंटी रेसिस्ट मूवमेंट था ये एडवोकेट यानी कि ये तरफदारी करता था इवन वॉयलेंस इफ़ नेसेसरी टू एंड रेसिज्म इन द यूएस। ये कहता था अगर हिंसा का भी इस्तेमाल करना पड़े इस रेसिज्म को ख़त्म करने के लिए तो भी करना उचित है, ठीक है। तो यहाँ सिविल राइट्स मूवमेंट अहिंसा में विश्वास करता था, वहीं ब्लैक पावर मूवमेंट जो है वो वॉयलेंस का यूज़ को भी जस्टिफाई करता था रेसिज्म ख़त्म करने के लिए यूएस में, ठीक है। अब करते हैं एक स्टोरी से स्टार्ट। ए स्टोरी फ्रॉम मैक्सिको ओलंपिक्स, यानी कि मैक्सिको में जो ओलंपिक्स हुए थे 1968 में, उसमें उसकी एक घटना है, उसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो उस घटना को एक पिक्चर से दर्शाया गया है, ठीक है। द पिक्चर्स ऑन दिस पेज डिपिक्ट एन इम्पोर्टेंट लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो ये जो पिक्चर हैं ये एक बहुत महत्वपूर्ण जो है लैंडमार्क घटना जो है दर्शाती है, जो यूएस में जो नागरिक अधिकार आंदोलन चल रहा था उसके बारे में, ठीक है। These represent the medal ceremony of 200 मीटर रेस in 1968। तो ये जो पिक्चर है ये क्या दर्शाती है, ये एक मेडल सेरेमनी यानी कि पुरस्कार समारोह को दर्शाती है जो कि 200 मीटर रेस का होता है, ठीक है। और ये होता कहाँ पे है, ये पुरस्कार मैक्सिको सिटी मैक्सिको में होता है, ठीक है। द टू मैन स्टैंडिंग विथ क्लेंस्ड फिस्ट unpraised and had sport while the American national anthem was played are the US athletes Tommy Smith and John Carlos। तो जो दो लोग हैं जिन्होंने, जो एथलीट हैं दो, ठीक है, जिन्होंने अपने जो हैंड को रेस किया हुआ है, अपनी फिस्ट को जो है क्लेंच यानी कि
बंद की हुई अपनी मुट्ठियाँ, ठीक है, और अपना जो सर है वो नीचे झुकाया हुआ है। ये दोनों जो हैं यूएस एथलीट हैं जिनका नाम टॉमी स्मिथ और जॉन कार्लोस है। तो और बैकग्राउंड में जो है अमेरिकन नेशनल एंथम जो है वो चल रहा है, अमेरिकी राष्ट्रीय गीत जो है, गान जो है वो चल रहा होता है। दे आर अफ्रीकन अमेरिकन्स, और ये दोनों के दोनों जो हैं अफ्रीकन अमेरिकन्स हैं, ठीक है, यानी कि इनके जो एंसेस्टर्स थे, यानी कि इनके जो पूर्वज थे वो 17वीं सेंचुरी से 19वीं सेंचुरी के बीच में स्लेव बना करके यूएस में लाए गए थे, ये उन्हीं के वंशज हैं। अच्छा, दे हैड वोन द गोल्ड एंड ब्रोंज मेडल्स रिस्पेक्टिवली, और इन दोनों ने, एक ने गोल्ड मेडल जीता है 200 मीटर रेस इवेंट में और एक ने ब्रोंज मेडल जीता है, ठीक है। दे रिसीव देयर मेडल्स वेयरिंग ब्लैक सॉक्स एंड नो शूज़ टू रिप्रेजेंट ब्लैक पॉवर्टी। ये जो है ये मेडल्स लेते हैं, ना तो इन्होंने जो है शूज़ पहने हुए होते हैं, ठीक है, और ब्लैक सॉक्स पहनी होती हैं जो कि दर्शाती हैं ब्लैक पॉवर्टी, यानी कि अपनी गरीबी को भी दर्शाते हैं। यूएस में जो भी ब्लैक होते हैं या अफ्रीकन अमेरिकन्स होते हैं उनकी गरीबी को भी दर्शाया गया है, इसीलिए इन्होंने जूते नहीं पहने हैं, ठीक है। यानी कि ये इनका कहने का मतलब है या दर्शाने का मतलब ये है कि इतने गरीब हैं यूएस में अफ्रीकन अमेरिकन्स कि उनके पास जूते पहनने के लिए भी जो है पैसे नहीं होते, इतने गरीब हैं। विद दिस गेस्चर दे ट्राई टू ड्रॉ इंटरनेशनल अटेंशन टू रेशियल डिस्क्रिमिनेशन इन द यूनाइटेड स्टेट्स। इस तस्वीर से या इस ये जो इन्होंने किया है, ठीक है, इससे इन्होंने ये दर्शाया है कि कितना सारा जो है नस्लीय भेदभाव हो रहा है, रेशियल जो डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है इनके साथ यूनाइटेड स्टेट्स में। इन्होंने पूरी दुनिया के सामने ये चीज़ रखनी चाहिए ये दर्शा करके। और द ब्लैक क्लोड एंड रेस्ड क्लेंच्ड फिस्ट वर मेंट टू सिम्बलाइज ब्लैक पावर। तो इन्होंने जो हाथों में जो काले दस्ताने पहने हुए हैं और जो मुट्ठी बंद की हुई है वो ये भी दर्शाती है, प्रतीक है ब्लैक पावर का, कि हम किसी से कम नहीं हैं, हम किसी से कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। द सिल्वर मेडलिस्ट वाइट ऑस्ट्रेलियन एथलीट पीटर नॉर्मन वोर ए ह्यूमन राइट्स बैज ऑन हिज शर्ट। इनके साथ ही इनका सपोर्ट देता है कौन, जो सिल्वर मेडलिस्ट होता है, जो ऑस्ट्रेलियन होता है, जिसका नाम पीटर नॉर्मन होता है, उसने भी एक जो मानव अधिकार को दर्शाने वाला, ठीक है, एक बैज पहना हुआ, एक पट्टी पहनी हुई है जो कि, और ये पट्टी पहन करके ये भी जो है कार्लोस और स्मिथ को सपोर्ट कर रहा होता है। हम देख सकते हैं इसने पट्टी पहनी हुई है यहाँ पे, तो ये भी इनके सपोर्ट में है, ठीक है। ड्यूरिंग द सेरेमनी टू शो ही सपोर्ट टू द टू अमेरिकन्स, तो ये भी इनको सपोर्ट करता है, इनके साथ जो रेशियली डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है यूएस में उसको सपोर्ट करता है। डू यू थिंक दैट कार्लोस एंड स्मिथ शुड हैव रेज्ड एन इंटरनेशनल मैटर ऑफ अमेरिकन सोसाइटी इन एन इंटरनेशनल फोरम? क्या आप मानते हो कि कार्लोस और स्मिथ जो कि अफ्रीकन अमेरिकन हैं, उनको ये जो अमेरिकन समाज में जो ये समस्या चल रही है डिस्क्रिमिनेशन की, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, इसको एक अंतर्राष्ट्रीय फोरम पे उठाना या फिर ओलंपिक्स में उठाना सही था? वुड यू से दैट दे डिड व्हाट दे डिड वाज पॉलिटिकल? क्या आप कहेंगे कि जो उन्होंने किया ये सही नहीं था या ये राजनीतिक था? वाई डू यू थिंक पीटर नॉर्मन हु आर नाइदर ब्लैक नोर अमेरिकन जॉइंड इन द गेस्चर ऑफ प्रोटेस्ट? आपको क्यों लगता है कि जो पीटर नॉर्मन है, ना तो वो ब्लैक ही था ना वो अमेरिकन ही था, तो उसने ही उनके साथ क्यों इनका सपोर्ट क्यों किया, ठीक है, कार्लोस और स्मिथ का? इफ़ यू वर इन नॉर्मन प्लेस व्हाट वुड यू डू? अगर आप नॉर्मन की जगह होते तो आप क्या करते? The International Olympic Association held Carlos and Smith guilty of violating the Olympic spirit by making a political statement. अब ये जो इन्होंने किया, ठीक है, जॉन कार्लोस और टॉमी स्मिथ ने, इसको ये जो है इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा और उन्होंने कार्लोस और स्मिथ को जो है दोषी पाया। उन्होंने ये कहा कि उन्हें इस टाइप का पॉलिटिकल स्टेटमेंट ओलंपिक्स पे नहीं करना चाहिए था, ठीक है, और इसकी सज़ा भी दी इन दोनों को। वो सज़ा क्या थी? देयर मेडल्स वर टेकन बैक, तो उन्होंने जो गोल्ड और ब्रॉन्ज मेडल जीते थे वो वापस ले लिए गए इंटरनेशनल ओलंपिक एसोसिएशन के द्वारा। बैक होम जब वो वापस गए, ठीक है, जो स्मिथ थे और कार्लोस जब अपने वापस गए यूएस से, दे वर सब्जेक्टेड टू ए लॉट ऑफ क्रिटिसिज्म, वहाँ पे भी उनकी बहुत सारी आलोचना हुई। नॉर्मन टू सफर्ड फॉर हिज एक्शन एंड
वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द ऑस्ट्रेलियन टीम फॉर द नेक्स्ट ओलंपिक। अब जो नॉर्मन था, जो ऑस्ट्रेलियन एथलीट था, उसने भी इन दोनों को सपोर्ट किया था, तो इसको भी जो है ऑस्ट्रेलिया जाने पर इसको भी थोड़ा जो है पनिश किया गया। पनिशमेंट क्या थी इसकी कि इसको जो नेक्स्ट ओलंपिक होना था 1968 के बाद में, उसमें इसको इंक्लूड नहीं किया गया, उसमें इसको जगह नहीं दी गई, ठीक है, क्योंकि इसने इनको सपोर्ट किया था। बट देयर एक्शन सक्सीडेड इन गेनिंग इंटरनेशनल अटेंशन फॉर सिविल राइट्स मूवमेंट इन द यूएस। पर जो स्मिथ और कार्लोस ने जो किया ओलंपिक्स में 1968 में, ये जो इवेंट था, इसकी वजह से पूरे इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय आकर्षण का केंद्र बन गया यूएस। किसको लेकर के? जो नागरिक अधिकार आंदोलन जो चल रहा था यूएस में, सबका ध्यान इसकी तरफ आकर्षित हुआ इस एक इवेंट की वजह से। रिसेंटली, अभी हाल ही में, सैन जोस या फिर सैन होज स्टेट यूनिवर्सिटी ऑफ विच दे वर फॉर्मर स्टूडेंट्स, यानी कि जो ये दोनों के दोनों स्मिथ और कार्लोस जो है सैन जोस यूनिवर्सिटी से पढ़े थे, इस यूनिवर्सिटी ने क्या किया? ऑनर्ड दैम एंड इंस्टॉल्ड देयर स्टैचू इन द यूनिवर्सिटी कैंपस। इन दोनों एथलीट्स को उसने आदर दिया, सम्मान दिया। कैसे? उनकी जो स्टैचू है उसको स्थापित किया यूनिवर्सिटी में, ठीक है, यूनिवर्सिटी कैंपस में सेंट जोस यूनिवर्सिटी ने इन दोनों की प्रतिमाएं लगाई। When Norman died in 2006, Smith and Carlos were pallbearers at his funeral. तो जब नॉर्मन की डेथ हो गई थी 2006 में, तो स्मिथ और कार्लोस दोनों के दोनों जो है ऑस्ट्रेलिया गए और वहाँ पर जाकर उसकी अर्थी को, नॉर्मन की अर्थी को जो है वो कंधा दिया, ठीक है, क्योंकि नॉर्मन ने इनका सपोर्ट किया था 1968 के ओलंपिक्स में, तो ये भी जो है उसके फनरल पे जो है गए और उसकी अर्थी को कंधा दिया, यानी कि उसको रिस्पेक्ट इन्होंने दी। आज की वीडियो में इतना ही, ठीक है, थैंक यू वेरी मच।